घड़ी में 6 बज गया और आप देख रहे हैं 6 बजे 6 बड़ी खबर। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें यूपी के 16 जिलों के अस्पताल में शुरू होंगे आईसीयू। आपको बता दें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। अभी प्रदेश के 21 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा है। प्रदेश के आपको बता दें कि 37 अस्पतालों में आईसीयू की जो सुविधा है वो मिलेगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में 213 बेड भी बढ़ाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण फैसला यहां पर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार यहां पर फोकस किया जा रहा है और यही वजह है कि यूपी के 16 जिलों के अस्पतालों में अब आईसीयू होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके लिए निर्देश दे दिया है। सभी प्रदेश के 21 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा यहां पर लोगों को दी जाएगी। प्रदेश के 37 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा मिलेगी। यूपी के सरकारी अस्पताल में 213 बेड भी बढ़ाए जाएंगे ताकि मरीजों को किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का खास तौर पर फोकस है और यही वजह है कि यहां पर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में 213 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही 21 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा मिलेगी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के निशाने पर यूपी पुलिस के अफसर हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के अफसरों और उनके परिवारों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने आईएसआई के पीआईओ विंग के जरिए 14 लड़कियों का गिरोह भी बनाया है। यूपी अभिसूचना विभाग ने सभी अधिकारियों को लेटर भेजकर अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। पुलिस कमिश्नर, एसपी, आईजी रेंज, एडीजी जोन, पुलिस विंग के सभी चीफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर हनी ट्रैप की साजिश रच रहा है। फर्जी नाम और खूबसूरत महिलाओं की तस्वीर लगाकर फंसाने की कोशिश यहां की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन में भी यहां पर अकाउंट्स बनाए गए हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अधिकारियों को फंसा रहा है। ऑडियो और वीडियो कॉल कर हनी ट्रैप में यहां पर फंसाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कई शहरों में आईएसआई ने कॉल सेंटर भी बना दिए हैं। स्पाईवेयर लिंक के जरिए इन्फेक्टेड फाइल भेजकर यहां पर डाटा हैकिंग भी की जा रही है, ये भी जानकारी है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान हनी ट्रैप की चाल रच रहा है और इस दौरान भारतीय के अधिकारी निशाने पर हैं। वहीं न्यूज वन इंडिया ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पार्टी अपना प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कर रही है। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उसके पहले सम्मेलन कहीं न कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर दूसरा विपक्षियों का जो गठबंधन तैयार हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, आज आप पूरा अपना प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। 2024 का चुनाव भी है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या खास है? क्या गठबंधन को लेकर भी चीज़ें इसमें तय होंगी या केवल पार्टी संगठन? देखिए, महीने की पहली तारीख को हर महीने प्रदेश की बैठक होती है। 5 तारीख को 75 जिले की बैठक होती है। 10 तारीख को सभी विधानसभा की अलग अलग बैठक होती है। 15 तारीख को ब्लॉक की बैठक होती है। ये अनवरत हमारा काम है। जैसे पिछले महीने काम दिया गया, उनको बताया गया कि चलो गांव लगाओ चौपाल और बताओ पार्टी की बात। आप बात कर रहे हैं जाति जनगणना की। अभी आपने 1-2 दिन पहले भी कहा था जाति जनगणना को लेकर हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हो। यूपी सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल राजभर, उनकी तरफ से बयान आया कि केवल शिगुफा छोड़ देते हैं और लेकिन करते कुछ नहीं। देखिए, वो राजनीति में कच्चा है, समाज का बच्चा है, हम उसके चच्चा हैं। अभी वो सीखे जब सदन के अंदर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश पारित किया कि भर राजभर जाति को उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति में
शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजे। याद आया, सदन में मैं खड़ा होकर जब जब मौका मिला मैं बोला तो मुड़ी नीचे करके मुस्कराते रहे। अगर मर्द होते, समाज के रहनुमा होते तो खड़ा होकर कहते कि नहीं, जो ये राजभर जी कह रहे हैं सही है, राजभर की लड़ाई हम साथ में हैं। हिम्मत पड़ी। 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कह दिया है कि एक घर में दो नियम नहीं चल सकते, इसलिए एक देश एक विधान होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक शिक्षा भी होना चाहिए। हम इसी के पक्ष में हैं। हम भी जानते हैं, हम भी पढ़े हैं कि इसी देश में एक धर्म में 9 साल की बच्ची के साथ विवाह करने की परंपरा है। अब एक धर्म में 18 साल है। 18 साल पे बालिक माना जाता है, एक धर्म में 9 साल पे। अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो महिलाओं के हित के लिए जो कानून यूसीसी का है, समान नागरिकता का, ये लागू होना चाहिए। धन्यवाद। ये हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कह रहे हैं उनकी हर माह मीटिंग होती है, इस बार भी हो रही है। हालांकि 6 अक्टूबर को वो तय कर देंगे इस बार पटना में कि वो किस पार्टी के साथ रहेंगे, 7 अक्टूबर को। और लगातार वो कह रहे हैं, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, अच्छी चीज है, होना चाहिए, और अगर वो आती है तो उसका वो समर्थन भी करेंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं न्यूज 1 इंडिया ने सुबह सपा महासचिव अरविंद राजभर से खास बातचीत की है। इस दौरान अरविंद राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, और चूंकि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश स्तरीय बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है 2024 से पहले, यह सम्मेलन कई मायनों में अहम है। राजभर जी, क्या कहना चाहेंगे? इस सम्मेलन को 2024 से पहले आप कर रहे हैं, ये भी तय होना होगा कि ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किधर रहेगी? देखिए, हम लोग जो भी फैसला लेते हैं वो कार्यकर्ताओं की देखरेख में ही लेते हैं, उनकी सहमति से लेते हैं। 2024 का चुनाव जरूर है आगे, लेकिन अभी हम अपने संगठन की समीक्षा करने के लिए आज की बैठक बुलाए हुए हैं। और आज कार्यकर्ताओं से ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जो विगत समयों में बूथ स्तरीय और सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम जो चलाए गए थे, उसका परिणाम कहाँ तक आया हुआ है। इसके साथ साथ जिन वंचित वर्गों की रहनुमाई हम लोग करते हैं, जिन वंचित वर्गों के हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम लोग ने बहुत पहले एक इसी रविंद्रालय में बैठक करके तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के जो वंचित वर्ग में जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जिनका शोषण हुआ है, ऐसे लोगों को पार्टी के प्रति पार्टी विचारधारा को समझाने का प्रयास हो, उनको बताने का प्रयास हो, और वो कितने लोग जुड़े हम लोगों के साथ, वो कौन कौन सी जातियां हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं जो राजनीतिक तौर पर उपेक्षित लोग रहे हैं। तो आज इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं से हम लोग ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को क्या फैसला लेना चाहिए, जिससे कि पार्टी संगठन में और इजाफा हो, कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हम लोग आज की बैठक रविंद्रालय में रखे हुए हैं। 7 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं पटना में, और माना जा रहा है कि उसमें ये भी तय करेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किधर रहेगी। देखिए, ये 7 अक्टूबर की रैली पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है इसको, लेकिन इसके साथ साथ जो राजनीतिक गलियारे में, या फिर हम यूँ कह लें कि प्रदेश या देश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ताकत को जिस हिसाब से लोग आकलन करते थे कि पार्टी का जनाधार 6 से 7 लोकसभा सीटों पर है, कहीं ना कहीं इसका हम लोगों ने खंडन किया। और हम लोगों ने बाकायदे ऑन रिकॉर्ड जो ईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसको दर्शाते हुए हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 28 से 33 लोकसभा प्रभावित करती है। हमने जो बिहार का टारगेट रखा हुआ है, बिहार का टारगेट इसलिए रखा गया है क्योंकि राजनीतिक गलियारे में एक ये भी चर्चा है कि पार्टी यूपी में ही सिर्फ अपना विस्तार की हुई है, यूपी में ही संगठन के मामले मजबूत है, जबकि यूपी से ज़्यादा मजबूत हम बिहार में रहते हैं। तो बिहार में 7 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखा करके 2024 का जो सरकार बनाने का सपना जो लोग देख रहे हैं, उनको ये संदेश हम देने का प्रयास करेंगे 7 अक्टूबर को कि दिल्ली का रास्ता अगर यूपी और बिहार से होकर के जाता है
तो इस पीले झंडे की तरफ तो जरूर लोगों का ध्यान आकर्षित होना पड़ेगा और लोगों को करना भी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ वंचित वर्गों की बाहुल्यता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़ रही है, उसी प्रकार से जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अति दलित समाज के लोग हैं बिहार में, ये सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं और ऐसे लोग बहुत तेजी से जुड़ भी रहे हैं। और 7 अक्टूबर को ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और ऐसा कार्यक्रम होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, उनकी नींव हिलाने का काम करेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, जो बता रहे हैं कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के चयन और उनको अपनी नीतियां बताने को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में तय करेंगे कि हम किसके साथ रहेंगे। उसके अलावा जहां तक यूसीसी का सवाल है, पूरी तरीके से पार्टी इसके साथ खड़ी है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाद। तो वहीं बाराबंकी से आपको खबर बता दें, जहां अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। आपको बता दें कि मोदी मैजिक के साथ योगी मैजिक कम हुआ है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। भाजपाई सबसे बड़े गुंडे और भू माफिया है, ये अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। 80 हराओ और बीजेपी हटाओ ये तय किया गया है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। बीजेपी नेता ही आज सबसे बड़े भूमाफिया हैं। बीजेपी के इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये अखिलेश यादव का बयान साफ तौर पर सामने आया है। बीजेपी पर जमकर हमला यहां पर अखिलेश यादव बोलते नजर आए और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि मोदी मैजिक के साथ योगी मैजिक कम हुआ है। भाजपाई सबसे बड़े गुंडे और भूमाफिया हैं। 80 हराओ और बीजेपी हटाओ किया है ये तय, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और इसके साथ ही बीजेपी नेता की आज सबसे बड़े भूमाफिया हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। अगर पीडीएस सिगुफा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई अगर उनको सिगुफा लग रहा है तो अपने मंत्रिमंडल में बता दें कि पीडीए की संख्या क्या है, जिला अधिकारियों में पीडीए की संख्या क्या है, सीडीओ की संख्या में पीडीए की संख्या क्या है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें पीडीओ की संख्या क्या है, जो कॉलेजेस में स्कूल्स में भर्ती हुई है सरकारी उसमें पीडीए की स्थिति क्या है। और जो पीडीए का है ये वही पीडीए है जो एनडीए को उड़ा देगी। अगर पीडीए सिगुफा है। मेरठ से खबर आपको बता दें, जहां एमडीए में रिश्वत लेने के मामले में एक्शन लिया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने महिला बाबू को पकड़ा। आपको बता दें कि महिला बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। 5000 की रिश्वत लेते पकड़ी गई है बाबू अनीता शर्मा, ये जानकारी है। फरियादी की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम का एक्शन ये देखने को मिल रहा है। सिविल लाइन थाने ले जाई गई है महिला बाबू अनीता शर्मा, ये भी जानकारी है। अतुल शर्मा फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। अतुल, एमडीए की बाबू रिश्वत लेते अरेस्ट हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए सपना, ये मेरठ के एमडीए में तैनात थी बाबू अनीता शर्मा, जो 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है। सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश है, उसके बावजूद देखा जाए तो भ्रष्टाचारी को बढ़ाने के लिए अनीता शर्मा अग्रसर थी। उसके साथ साथ देखा जाए तो फिलहाल की बात की जाए सिविल लाइन थाने अनीता शर्मा को ले जाया गया है, जो वर्तमान में संपत्ति विभाग देख रही थी। उसी के साथ साथ देखा जाए तो पहले डिस्पैच जो विभाग है उसमें तैनात थी। उसी के साथ साथ संपत्ति विभाग का भी चार्ज इनके साथ था। 5000 रुपए की रिश्वत डिस्पैच की एक फाइल थी, उसके लिए इन्होंने मांगी थी। पीड़ित लगातार बता रहा था अधिवक्ता है, उसने साफ तौर पर कहा कि अधिवक्ता हूं, उसके बावजूद जो मैडम है अनीता शर्मा मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिलहाल की बात की जाए एंटी करप्शन टीम ने 5000 की रिश्वत लेते हुए नंगे हाथ इनको पकड़ा है और उसी के साथ साथ पुलिस को सौंपा है। कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई, किस तरीके से रंगे हाथों यहाँ पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्योंकि इससे पहले प्लानिंग भी बनाई गई होगी अतुल? देखिए सपना, 3 दिन पहले इस फाइल को पास करने के लिए, डिस्पैच से निकालने के लिए मैडम ने 5000 की रिश्वत मांगी थी। जो अधिवक्ता है उसने अपना परिचय भी दिया था, उसके बावजूद मैडम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैडम का साफ तौर पर कहना था कि अगर फाइल को निकलवाना है तो पहले यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो अधिवक्ता ने एंटी करप्शन टीम से जाकर के शिकायत की थी और जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों अनीता शर्मा को, बाबू को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और ऐसे में देखिए कई बड़े सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि लोगों
लोगों को खासा परेशानियों का सामना तब करना पड़ता है जब अगर अपने काम के लिए उनको रिश्वत देनी पड़े, और यही एक मामला सामने आया है और कई सवाल निशान इस दौरान खड़ा होता है। आपको बता दें कि जनता तक भी ये बात लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इन पर अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सतना एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा दर्ज कराया है। रंगे हाथ नोट लेकर के, जो नोट है उन पर जो संख्या पड़ी हुई है उसको नोट करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सलाखों के पीछे मैडम जाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून का राज है, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है भ्रष्टाचारी पर लगाम लगनी चाहिए। किसी भी तरह से भ्रष्टाचार अफसरों के लिए उत्तर प्रदेश शासन में कोई और इसी को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पर की गई है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। गोंडा से खबर है, जहां देश की सुरक्षा में तैनात कर्नल गंज का लाल शहीद हो गया है। जम्मू के श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लिया और आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुआ गोंडा का अजय प्रताप। कुछ दिन बाद छुट्टी पर घर आने वाले थे अजय प्रताप, ये जानकारी है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक स्वर्गीय बघेलू सिंह के पौत्र थे अजय प्रताप। श्रीनगर के सीआरपीएफ में पोस्ट थे अजय प्रताप। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। कादिर, जानकारी दीजिए। देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आई है कि देश की सुरक्षा में तैनात कर्नल घंटा लाल अजय प्रताप था, जो कि वहां पे तैनात थे, ये शहीद हो गए हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ में पोस्ट थे और आज शाम या कल इनका पार्थिव शरीर गोंडा पहुंचने के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, गोंडा का लाल जो है शहीद हुआ है, जिसके बाद में पूरे परिवार ही सहित पूरे गोंडा सहित पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में मातम सा छाया हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले छुट्टी के दिनों में घर भी आने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद में पूरे क्षेत्र में लोग गमगीन हैं। कादिर, क्या हादसा हुआ था? देखिए, श्रीनगर में ये तैनात थे और वहीं पे ये जो है जिस तरीके की जो मुठभेड़ बताई जा रही थी, मुठभेड़ हुई थी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते समय ये शहीद हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से शहीद हुए हैं, इसके बाद में अब इनका पार्थिव शरीर आज शाम या कल तक गोंडा पहुंचने की प्रयास लगाए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।